अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू AM राद। बात आज हम करने जा रहे हैं GF-17 थंडर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से। ये डॉक्यूमेंट्री मैं यहाँ तक बताता चलूँ कि तीसरी दफ़ा रिलीज़ की गई है, लेकिन जो अब इसका प्रॉपर वर्जन रिलीज़ हुआ है कुछ दिन पहले, इसमें कुछ नई मालूमात भी हैं। मैंने पहले इसको फिगर आउट नहीं किया था, लेकिन एक दोस्त की तरफ से जब बताया गया तो मैंने इसे देखा, तो इसमें कुछ नई चीज़ें थी। बहरहाल इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और जो पहले इस पर पिक्चर एनालिसिस किया था उसके कुछ क्लिप्स भी इस वीडियो में शामिल होंगे। इस वीडियो में GF-17 थंडर को लेकर यानी कि डॉक्यूमेंट्री डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ की गई है। इसमें इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, इसकी असेंबली और इस पर जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं उसका पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल में कभी भी GF-17 को लेकर इसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को इस तरह दिखाया गया हो। यहाँ GF-17 ब्लॉक 4 को लेकर भी एक बात की गई है, उसको भी ज़रा हम देखते हैं। और GF-17 ब्लॉक 3 की आपको यहाँ कुछ नए ग्लिम्स देखने को मिलेंगे। एक और अहम चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसकी जो टाइमलाइन है, इस डॉक्यूमेंट्री को 2022 के मिड में जाके फिल्माया गया था। ये कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट्री हरगिज़ नहीं है। इसमें आपको GF-17 ब्लॉक 3 के अर्लियर यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेंगी और ये जितने भी यूनिट्स हैं ये मार्च 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए थे। यानी कि मार्च 2023 में ये तमाम एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिए गए थे। तो उस टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, ये मिड 2022 में बनाई गई थी और बाद में इसे तीसरी दफ़ा अब रिलीज़ किया जा रहा है। सबसे पहले इसे फेसबुक पर रिलीज़ किया गया था, उसके बाद 2022 के एंड में इसे यूट्यूब पर ही रिलीज़ किया गया था और अब तीसरी दफ़ा कुछ दिन पहले ही इसे डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले तो आप अगर गौर से देखें इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, तो यहाँ पूरे का पूरा एक प्रोसीजर दिखाया जाता है कि किस तरह एक एयरक्राफ्ट के छोटे पुर्जे या उसके स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये उस इंडियन दावे को बिल्कुल रद्द कर देता है जो ये प्रोपेगेंडा करता है कि GF-17 को यहाँ जस्ट असेंबल किया जाता है और GF-17 की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़ास तौर पर 2016-17 के बाद पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को इंडिजनाइज करना शुरू कर दिया था और इवन इसका जो मिशन कंप्यूटर है वो पाकिस्तानी मेड है। GF-17 के बहुत से अब सॉफ्टवेयर्स, इनमें आपको पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बने हुए वो सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे। इससे पहले ब्लॉक 1 के इरा में 2007-2008 में पाकिस्तान के पास उस वक्त इतनी ज़्यादा इन्हेंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त चाइनीज़ ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स ही इसमें यूज़ होते थे। लेकिन अब बात की जाए तो बहुत से इंडिजिनस कंपोनेंट्स भी इसमें पाकिस्तान लेकर आया है। अब तो ज़्यादातर आपको इसमें कंपोनेंट्स इंडिजिनस ही देखने को मिलेंगे। इसका इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम जिसे IFF कहा जाता है, वो भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और एयर वेपन कॉम्प्लेक्स मिलकर बनाते हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा मंजर देखने को मिलेगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे होते हैं, जो मेटल होती है, उस पर दूसरी मुख्तलिफ मेटल्स की परत चढ़ाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इस तरह एलॉयज़ बनाए जाते हैं जिन्हें आप कंपोजिट्स भी कहते हैं और दूसरे इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, यानी कि एलुमिनियम एलॉयज़ और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कंपोजिट मटीरियल्स जो कि इसमें यूज़ होते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि कंपोजिट मटीरियल सिर्फ ब्लॉक 3 में नहीं है, ये GF-17B में भी यूज़ होते हैं और GF-17 ब्लॉक 2 में भी यूज़ होते हैं। लेकिन GF-17 ब्लॉक 2 में इनकी काफ़ी कम तादाद थी, लेकिन ब्लॉक 3 में इसकी मिकदार को ज़्यादा किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को एक इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप देखें तो ये उन तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है जिस तरह दुनिया की बाकी इंटरनेशनल एविएशन कंपनीज फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन है, चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज हैं। यहाँ GF-17 ब्लॉक 4 को लेकर बात की गई है कि वो भी अपने डेवलपमेंट फेजेस में है। इसी तरह GF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के शोबे में बेमिसाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले कुछ तस्वीर वगैरह थी जो कि सोशल मीडिया पर देखी गई, उनके बारे में मैंने पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि वो GF-17 ब्लॉक 4 नहीं है। वो 2016-2015 की इरा में कुछ फैन मेड मॉडल्स थे जो कि एक स्टेल्थियर GF-17 प्लेटफॉर्म के एक आइडिया को उजागर करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ GF-17 ब्लॉक 4 की बात की गई है तो यहाँ शायद एक सेंस बनती हो कि पाकिस्तान जाए ब्लॉक 4 की तरफ। बहरहाल अभी भी मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि शायद पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 4 ना बनाए। यहाँ एक नए एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को लेकर बात करने का मकसद ये भी हो सकता है कि शायद जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के आइडियाज़ हैं उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री में GF-17 ब्लॉक 4 करके कहा गया हो। बहरहाल इसकी हकीकत क्या है ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वाजे कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं ज़रा इसके पिक्चर एनालिसिस पर। तो यहाँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी है। सबसे पहले तो अगर हम इसके नोज़ कोन की तरफ देखें तो इसका रेडोम भी थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है
और इसकी नोज़ कोन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। उसकी वजह यह है कि पुराने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में पल्स डोपलर रेडार यूज़ होता था KLJ7V2, उसको मैकेनिकली स्टीयर्ड करना पड़ता था, लेकिन GF17 ब्लॉक 3 में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार यूज़ होता है जो कि निस्बतन पहले रेडार से बड़ा है और उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए। उसकी वायरिंग और उसके दूसरे सिस्टम्स भी एक अलहदा से स्पेस डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी नोज़ कोन ज़रूरी होती है। ये बल्कि एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसकी वर्टिकल स्टेबलाइज़र पर दोनों मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन अलावा इसके विंग टिप को देखा जाए तो ये GF17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत काफ़ी हद तक चेंज नज़र आ रहा है। नॉर्मली मैं बताता चलूँ कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, जहाज़ की सतह के ऊपर नहीं लगा सकते, उससे जहाज़ का RCS ख़राब होता है, तो इन्हें इसी तरह जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को ऐड किया गया हो। उसके अलावा मेन विंग के फ्लैप एजेस को देखा जाए तो इनका कलर ब्लूइश कलर का आपको नज़र आएगा, ना कि प्रोटोटाइप के येलो और ग्रीन कलर की तरह, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के जितने भी प्रोटोटाइप्स देखे जाते रहे हैं उनमें ये फ्लैप्स का कलर चेंज नहीं था, लेकिन ब्लॉक 3 में ये कलर हमें वाज़े तौर पर चेंज नज़र आता है, जो कि गालबन इस बात की इंडिकेशन है कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट को ऐड किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र में भी इस तरह के हिस्सों को देखा जा सकता है। GF17 थंडर की नोज़ कोन को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एक एंटीना लगा हुआ है रेडोम के नज़दीक, जबकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में एक से ज़्यादा एंटीनाज यूज़ किए जाते थे। उसकी वाज़ेह वजह ये थी कि पुराना जहाज़ था उसमें पल्स डोपलर रेडार यूज़ होता था, जिसे एक से ज़्यादा एंटीनाज की ज़रूरत होती थी, लेकिन ब्लॉक 3 का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार को इतने एंटीनाज की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से पुराने मेथड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा GF17 थंडर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से बात की जाए तो वर्टिकल स्टेबलाइज़र के करीब आपको छोटी सी एयर इनलेट नज़र आएगी। ये एयर इनलेट इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अजाफी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट को कूल रखने के लिए एक अजाफी एग्जॉस्ट बनाया जाता है, जिससे ये तमाम सिस्टम्स कूल रहते हैं और इंटरनल कंबस्टन प्रेशर को भी अजाफी एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसकी मेन एयर इनटेक्स को देखा जाए तो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत थोड़ी सी वाइडर नज़र आ रही हैं, बड़ी नज़र आ रही हैं। ज़्यादा हवा यहाँ से दाखिल होगी, जिसकी वजह से कंबस्टन बेहतर होगी और ज़्यादा पावर इंजन प्रोवाइड करेगा, और ओबियसली इस चीज़ से GF17 ब्लॉक 3 की मनूवरेबिलिटी में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। ये 8+8 Gs से +8.5 Gs तक कर सकेगा। उसके बाद इसकी कलर स्कीम की बात कर लें तो बहुत से लोगों के जहन में ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो ग्रीन कलर होता है ये कंपोजिट मटेरियल को शो करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी जहाज़ में जो ग्रीन कलर होता है ये उस पार्ट को शो करता है जिसमें जहाज़ फ्यूल कैरी करता है, और ब्लॉक 3 में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा की गई है, जिससे इसकी कॉम्बैट रेंज भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज़्यादा है और इसकी मैक्सिमम फेरी रेंज भी ज़्यादा है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में कॉकपिट के नीचे फ्यूल सेल्स मिनी फ्यूल टैंक्स मौजूद नहीं थे, जबकि ब्लॉक 3 में इन्हें ऐड किया गया है। जबकि GF17 थंडर ब्रेवो वर्जन जो है ट्विन सीट वर्जन, उनमें ये काम वर्टिकल स्टेबलाइज़र में किया गया है, जिसकी वजह से वर्टिकल स्टेबलाइज़र तकरीबन 220 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकते हैं। GF17 थंडर की विंग टिप्स को देखा जाए तो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की समझ भी आती है, क्योंकि इसने PL-10E हाई ऑफ बोर्ड साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल को कैरी करना है, जिसकी वजह से ओबियसली डॉग फाइट में ये 4+ जनरेशन जैसे जहाज़ों को टक्कर दे सकेगा। ओवरऑल मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो GF17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर निकल कर सामने आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए भी। एक ग्लोबल मार्केट में इन दोनों ममालिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जिसके थ्रू चाइना और पाकिस्तान अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा संभाला दे सकते हैं और इसमें मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। इवन इस चीज़ का इजहार रशियन ऑफिशियल्स ने भी किया था कि उनके नेक्स्ट अपकमिंग 5th जनरेशन Su-75 जहाज़ का असल मुकाबला ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान चाइना के GF17 थंडर ब्लॉक 3 और अमेरिका के F-16 फाइटिंग फैल्कन से होगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।